आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात उन होनहार बच्चों की कर लेते हैं जिन्होंने जेईई मेंस परीक्षा में अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल रात जेईई मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के नील कृष्णा निर्मल कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है और इसके अलावा महाराष्ट्र के ही दक्षेश संजय मिश्रा दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि हरियाणा के आरव भट्ट ने तीसरा रैंक हासिल किया है। इस साल जेईई मेन में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है, क्योंकि इस साल 56 छात्रों ने 100 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया है। उत्साह और उमंग से भरी ये तस्वीरें, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती महिलाएं, पटाखों की गूंज और आतिशबाजी की ये तस्वीरें किसी त्योहार या शादी की नहीं, बल्कि उन छात्रों की जीत के जश्न की है जिनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और लगन की बदौलत आज उन्होंने सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए, जिसमें महाराष्ट्र के नील कृष्णा निर्मल कुमार ने जेईई मेन में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के ही दक्षेश संजय मिश्रा रहे, जबकि हरियाणा के आरव भट्ट तीसरे नंबर के टॉपर हैं। राजस्थान के आदित्य कुमार ने रैंक 4 हासिल की और तेलंगाना के हुंडेकर विदित 5वें टॉपर रहे। मेरे को तो मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब आंसर की चेक किया था तभी पता चल गया था कि रैंक तो काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि 300 on 300 स्कोर। गोल तो यही IIT बॉम्बे CS में मेरा एम वही रहा कि टॉप 50 रैंक्स में आऊँ, तो बस उसी की तरफ अभी मेहनत कर रहा हूँ। जैसे अभी भले ही रिजल्ट का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो जेईई एडवांस्ड ही चल। श्रेय सबको, मेरे सारे अच्छे जाने वाले को जाता है। सबसे पहले तो मम्मी पापा और चाचू को जाता है और मेरे टीचर्स को भी साथ में जाता है। फिर मेरे दोस्तों को भी जाता है जिन्होंने कभी डाउट्स क्लियर करने में हेल्प किए, जिनने प्रोडक्टिव डिस्कशंस दिए, फूड फॉर थॉट दिया, और मेरे सारे वेल विशर्स को जाता है। मेरे सारे रिलेटिव्स, जितने लोग मेरे अच्छा चाहने वाले हैं, और भगवान को, स्पेशली भगवान को, तो उनको ही श्रेय जाता है। एनटीए की ओर से जारी रिजल्ट के मुताबिक जेईई मेन के सेशन 2 रिजल्ट में इस बार पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसमें रिकॉर्ड 56 कैंडिडेट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया, जबकि पिछले साल 43 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला था। 100 परसेंटाइल पाने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इनमें दिल्ली की शाइना और कर्नाटक की सानवी का नाम है। राज्यों के हिसाब से देखें तो तेलंगाना के सबसे ज्यादा 15 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। दिल्ली के 6 छात्रों ने ये कारनामा किया और वहीं महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के 7 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला। मेरा नाम अर्चित राहुल पाटिल है और रैंक 53। अभी तो रोज़ हमारे क्लासेस चलते थे, 3 क्लासेस 1.5 घंटे के, और उसके बाद 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी होता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी। कोटा का माहौल प्लस हॉस्टल का माहौल कैसा रहा? वो माहौल बहुत अच्छा था। सब बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे तो मोटिवेटिंग रहता था और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती थी और हमें खुद को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। इन होनहार छात्रों के पीछे न सिर्फ इनकी कड़ी मेहनत और लगन है, बल्कि उन माता पिता का भी योगदान है जो इनको कामयाब बनाने के लिए दिन और रात जुटे रहते हैं। जब बच्चे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो खुशी का इजहार कुछ इस अंदाज में होता है। बहुत खुशी हो रही है और शब्द बहुत कम है अपनी खुशी को बयां करने के लिए। मैं 2 साल से उसके साथ कोटा में ही हूँ। माँ का साथ मिला नहीं, यही तो कमाल था। खाली वही नहीं है, भगवान का भी आशीर्वाद है और दूसरी चीज़ उसके अपना मेहनत भी है। बहुत सारा चीज़, खाली सक्सेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसी एक का नहीं होता है, इसमें सबका साथ होता है तभी बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। तो इसीलिए इसका शुक्रिया तो सबसे पहले मैं भगवान को करूँगी। हालांकि ये जीत का पहला पड़ाव है। आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना एक सपना होता है और जेईई मेन के नतीजे आने के बाद देश के हजारों बच्चों का ये सपना अब साकार होने जा रहा है। आईआईटी में दाखिले के लिए अब इन छात्रों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठना होगा, जो दुनिया भर में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है।
जेईई मेन में चुने गए करीब 2.5 लाख छात्र छात्राएं अब आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि बाकी छात्र छात्राएं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, अन्य सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये बच्चे कड़ी मेहनत, कुछ कर दिखाने का जज्बा और लगन की एक मिसाल है, जिन्होंने न सिर्फ आज अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि ये देश का उज्जवल भविष्य भी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले महाराष्ट्र के नील कृष्ण ने अपनी इस कामयाबी के लिए अपने माता पिता का धन्यवाद दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनाते आपको। एज ए स्टूडेंट जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी, एक अच्छी रैंक लाना तो मुझे अपेक्षित था, लेकिन अभी 1 आने के बाद काफ़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्राथमिक शिक्षण जेसीआई स्कूल कारंजा लाड से हुआ है। मेरे पिताजी खेती करते हैं। मैं बेलखेड़ तालुका मंगरुड़पीर जिला वाशिम से हूँ। सुबह हमारी क्लासेस लगती थी, 5 साढ़े 5 क्लास की क्लास होने के बाद 6 से 7 घंटे की मैं सेल्फ स्टडी करता था और ये लगभग 8 साढ़े 8 तक चलता था और जल्दी सोकर जल्दी उठने की मैंने आदत डाली थी। एज ए स्टूडेंट मैंने गोल तो अपने लिए सेट किया ही था और बस कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को जारी रखा, एक सामने एम रख कर की आगे सर एक अच्छा इंजीनियर बन के देश के लिए कुछ करना है। और हमारे साथ इस वक्त आदित्य कुमार जुड़ चुके हैं, जिन्होंने जेईई मेंस में ऑल इंडिया 4थी रैंक हासिल की। आदित्य, स्वागत है आपका। यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत तो जाहिर सी बात है लगी, लेकिन तैयारी आपने किस तरीके से की? सेल्फ स्टडी या गाइडेंस लिया था आपने? मतलब दोनों का ऑलमोस्ट इक्वली रोल रहा है मेरे पढ़ाई में, क्योंकि सेल्फ स्टडी एसेंशियल है, लेकिन मतलब आपको हमेशा कोई एक गाइड या एक मेंटर चाहिए होता है जो आपको जितने कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर पाए। कि कहीं पता चला आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कभी कभार हो जाती है ऐसी गलतियां, तो जो आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर पाए, जो आपके क्यूरियोसिटी को हैंडल कर पाए, ऐसा एक मेंटर तो चाहिए होता है। तो कोचिंग का वो रोल रहा है और सेल्फ स्टडी का रोल रहा है कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं तो उनको कितने अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और कितना आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन करते हो, किस इंट्रिकेसीज को, किन छोटे पॉइंट्स के बारे में आप सोचते हो और कितने अच्छे से आप उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करते हो। ये काम आपका सेल्फ स्टडी का होता है। इसके साथ प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, पेपर राइटिंग, टेम्परामेंट, स्ट्रेटेजीज, ये सब काम भी सेल्फ स्टडी का होता है। चलिए, सेल्फ स्टडी की तो बात होगी, लेकिन परिवार का कितना बड़ा रोल रहा? आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स, कितना सपोर्ट उनका रहा है आपको? मम्मी का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, चाचू का भी बहुत सपोर्ट रहा है, पापा का भी रहा है। तो मतलब मम्मी मेरे साथ यहीं पे थी इन 2 साल पढ़ाइयों पे, जो 2 साल की पढ़ाई इस पूरे प्रोसेस में मम्मी यहीं पे थी, तो उन्होंने मुझे सुपरवाइज किया है, गाइड किया है और कभी भी मतलब लो फील नहीं होने दिया, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन हमेशा वापस से मोटिवेट करना और आगे बढ़ना, आगे देखना क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे काम करना, ये गाइडेंस दिया। और हमेशा मतलब तीनों ही, जब भी मेरे को कभी लो फील होता था या कुछ भी फील होता था तो मेरी बात सुनते थे, तब मुझे अपनी बात रखने देते थे और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी गाइडेंस देते थे। आपने कहा कि जब भी आप लो फील करते थे आपके पेरेंट्स हमेशा आपको गाइडेंस देते थे, आपके साथ होते थे, लेकिन आपका अपना मोटिवेशनल मंत्र क्या था? कैसे आप उससे निपटे जब भी आपको कभी लो फील हुआ? तो इस पूरे प्रोसेस में लो फील करने का जो रीजंस होते थे, टिपिकली तो ये टेस्ट ही होते हैं। अदरवाइज कभी कभार अगर इमोशनल बैकग्राउंड पे देखना हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पीयर प्रेशर का होगा और दोस्तों का बिहेवियर, यही मेजर फैक्टर्स तो यही रहते हैं। तो अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट को मैं मतलब अब एक हैबिट सा बना लिया था कि एक तो मुझे रैंक के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ मुझे खुद को एनालाइज करने के लिए, इट इज अ टूल टू एनालाइज कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ। तो इसको मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था टेस्ट के ऊपर, कि टेस्ट देना मतलब मैं कहाँ हूँ, इट टेल्स मी वेयर आई स्टैंड और किस एरियाज में मैं फॉल्टर कर रहा हूँ। तो अब वो एक मोटिवेशन का सोर्स बन गया है रादर देन सम सॉर्ट ऑफ डिमोटिवेशन, कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है ताकि मैं और बेटर कर पाऊँ। तो ये है टेस्ट को लेके। और अगर मैं इन जनरल मतलब ऑफ एकेडमिक्स की बात करूँ, तो दोस्तों के साथ खेलना तो होता ही रहता था, तो उधर भी कुछ कुछ डिस्कशन ऐसे ही जनरल बातचीत
या फिर स्कूल के कुछ चीज़ें याद कर लिए, या ऐसे ही खेलते फिरते बैडमिंटन खेलते, या फिर टहलते फिरते कुछ नॉन पढ़ाई रिलेटेड, कभी कभार कुछ कार्टून्स के बारे में, या ऐसे ही जनरल बातचीत से भी हेल्प होती थी। और पेरेंट्स तो और टीचर्स हमेशा ही साथ थे, तो अगर कुछ सीरियस लगता था या फिर ज़्यादा लो फील होता था तो उनके पास चला जाता था और अपनी पूरी बात उनके सामने रखता था। तो फिर वो अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम को बेस्ट टैकल करने का सोल्यूशन देते थे, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता था मैं उसको ऑप्ट करता। अच्छा, जाहिर सी बात है कि हर वक्त तो पढ़ाई होती ही नहीं होगी। खुद को एंटरटेन करने के लिए आपने क्या किया? किस तरीके से खुद को आप मोटिवेट कर रहे थे? एंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कभी कभार हम इसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बस दिन भर पढ़ते रहिए और उससे आपका परफॉर्मेंस आ जाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक्स और रिक्रिएशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ। तो असाइड फ्रॉम स्टडी टाइम मैं अपना रिक्रिएशन के लिए कभी कभार, ऐसे ही मैंने बोला ही था, बैडमिंटन खेल लेता था दोस्तों के साथ, या फिर नीचे जाके, मतलब पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तो नीचे टहलते फिरते अगर रात में गया तो कॉन्स्टेलेशंस को देखता था, आइडेंटिफाई करता था कौन सा तारे अभी दिख रहे हैं और किस टाइम पे क्या होगा। या फिर अगर घर पे ही बैठा था तो म्यूजिक, मतलब स्पॉटिफाई या ऐसा कोई भी आपको, या फिर यूट्यूब पे ही म्यूजिक चला लिया। और उसके अलावा ड्राइंग बना लेता था कभी कभी बैठे बैठे। तो चलिए आदित्य, हमारे साथ जुड़े हैं, आप आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं, बात अंतरिक्ष में इसरो नासा के सबसे महंगे सैटेलाइट निस्सार की कर लेते हैं, जिसके जरिए धरती की हर धड़कन पर नजर रखी जाएगी। और इस साल लॉन्च होने वाला भारत और अमेरिका का ये रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। निस्सार सैटेलाइट की मदद से तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर के पिघलने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल पाएगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाली आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी टाला जा सकेगा। धरती के इसी बदलाव को वक्त रहते समझने के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका के नासा ने पिछले साल मिलकर काम करने का फैसला किया था, जिसका नतीजा एक रडार मशीन निसार के तौर पर जल्द सामने आ सकता है। इसरो नासा की तरफ से निसार सैटेलाइट को तैयार करने का काम अपने आखिरी स्टेज में है। कुछ महीनों के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में निसार सैटेलाइट चक्कर लगाता दिखेगा। भारत अमेरिका के संयुक्त प्रोजेक्ट का मकसद क्लाइमेट चेंज से जुड़े छोटे छोटे बदलाव की भी निगरानी और विश्लेषण करना है। हाल के कुछ साल में जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ी है। इंसानी गतिविधियां, बेतरतीब विकास, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से धरती का संकट गहराता जा रहा है। इनमें अचानक होने वाली भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड, ग्लेशियरों का पिघलना, भूस्खलन, एवलांच, जंगल की आग और हीट वेव की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं। इन्हीं घटनाओं को समझने के लिए भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां रडार मिशन लॉन्च करेंगी। इसके तहत दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों को पूरी दुनिया में क्लाइमेट यानी पर्यावरण में हो रहे दूसरे बदलाव की सटीक जानकारी भी मिल सकेगी। Well, we're so excited to be working between NASA and ISRO on NISAR, which is a radar mission to look at the surface of the Earth and how it is changing. In India, they're very interested in understanding how the mangrove environments at the coasts are changing, and we will understand how ice sheets are changing, how earthquakes and volcanoes are happening all over the world. इसके अलावा लॉन्च होने के बाद निसार सैटेलाइट का पूरा फोकस जंगलों और वेटलैंड यानी नमी या दलदली भूमि वाले इलाके की निगरानी पर भी होगा। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जंगल और वेटलैंड काफी अहमियत रखते हैं। इन्हीं की वजह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ग्रीन हाउस गैसों का रेगुलेशन होता है। नासा और इसरो जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहा है। एक्चुअली आजकल अब देखा होगा वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश ठीक तरह से नहीं आ रहा है, एंड लॉट ऑफ चेंजेस। सो अब अभी सुना होगा दुबई में बहुत बारिश हुआ, वो हुआ ही नहीं 50 साल से। सो वही इट इज हैपनिंग, उसके बारे में कुछ जानकारी जानने के लिए एक सैटेलाइट बन रहा है। सो नासा वाले ने और इंडिया इसरो ने दोनों मिला के कुछ पेलोड्स बना के वी स्टार्ट मेकिंग स्टडी ऑन दैट वन। इसको बोलते निसार।
पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च होने के बाद निसार सैटेलाइट 12 दिन में धरती का पूरा चक्कर लगाया करेगा। इस दौरान वो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से पूरी धरती का विश्लेषण करेगा। निसार सैटेलाइट की मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में आने वाली आपदा के बारे में भी पहले से सूचना मिल सकेगी। इस सैटेलाइट का वजन 2800 किलोग्राम है। इसमें 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है। ये एंटीना मौसम में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने में सक्षम है। इसका रडार 240 किलोमीटर के दायरे में तस्वीरें ले सकेगा। इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियरों की निगरानी में मदद करेंगी। इसरो ने इस परियोजना पर 788 करोड़ रुपए, जबकि नासा ने 80.8 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। इसरो नासा की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर है। इसमें कोई शक नहीं कि मिशन निसार भारत की अंतरिक्ष में लगातार बढ़ती ताकत का गवाह बनने जा रहा है। इसीलिए प्रोजेक्ट निसार का पूरी दुनिया को है इंतजार। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के मतदान की। 26 अप्रैल यानी कि कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि मौसम के मिजाज को लेकर इलेक्शन कमीशन की चिंता बढ़ी हुई है। उसकी वजह 88 में से 58 सीटों पर हीट वेव यानी कि लू के थपेड़े चलने की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में दूसरे चरण में भी गर्मी और लू से वोटों के झुलसने का खतरा बढ़ गया है। गर्मी से लोग पहले से ही परेशान है। ऐसे में मतदाताओं को हीट वेव से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कई तरह के इंतजाम हो रहे हैं। देखिए, इस समय अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का पीक है। इस समय गर्मी काफ़ी तेज है सच में। और मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह वोट डाल दें, देर ना करें। सुबह सुबह बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, भीड़ कम होती है। दूसरी बात, अगर आप दोपहर में जाना पड़ रहा है तो पानी खूब पी के जाएं, नारियल पानी, नींबू पानी खूब पी के जाएं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इसलिए हाइड्रेशन अच्छा रखें अपना। बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल लेके जाएं। खास करके जो डायबिटिक लोग हैं, जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, जो अस्थमा के लोग हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या जो स्पेशल लोग हैं, उन लोगों को और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए भी हम लोगों ने फ्री एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जिस पर कॉल करके फ्री टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सब लोग अपना खास ख्याल रखें। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।